हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम बात करने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लाइक ही स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, वो आइसोलेटेड रहते हैं। उनका फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स, ये तीनों क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो ऑब्जर्व किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1898 के अंदर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में रहता है। बीच में न्यूक्लियस है, उसके पास में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरी बात हम अगर करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग का जो साइटोप्लाज्म है ना, मान लो ये सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गया, और ये मान लो आप क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो इसके सराउंडिंग का जो ये वाला साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर दूसरा कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता है, या होता है तो बहुत रेयर होता है, जनरली तो नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स और तीसरा वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो होती है वो एक रोड शेप, इस तरीके की डिस्क शेप बोल सकते हो आप, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक के ऊपर एक पैरेलल लगी रहती है। ये देखिए, ये सिस्टर्नी है, तो ये सिस्टर्नी एक हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो ये पैरेलल ऐसे लगी रहती है। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसके और भी कई नाम्स होते हैं, अदर नेम्स उसके जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही डिक्टियोसोम बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो। तो लाइपोकॉन्ड्रिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लिपिड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं नोट्सों के अंदर क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया। कब किया? 1898 के अंदर। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बगल में क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है। इसका बाद में नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज। अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है? डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया। डिक्टियोसोम किस में बोलेंगे? प्लांट सेल में। और लाइपोकॉन्ड्रिया किस में बोलेंगे? कि इसके लाइपोकॉन्ड्रिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिपिड की अमाउंट इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म ऑफ गोल्जी हैव फीवर और नो अदर ऑर्गेनल्स। दूसरा कोई भी ऑर्गेनल्स या तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, या बहुत कम ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कोल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। इसके अगल बगल का जो साइटोप्लाज्म है इसको क्या बोल देंगे? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या फिर क्या बोल देंगे? गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। बात करते हैं सिस्टर्नी की। फ्लैट होती है, डिस्क शेप्ड होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गई बात? मेनली सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन ए स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या रहती है? पैरेलल रहती है। ये बात समझ में आ गई। इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका जो होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड सिस्टर्नी इज कोल्ड नोड्स। इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है, इसके अंदर इस तरीके का मटेरियल भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के अलग अलग गोल्जी बॉडीज में जो सिस्टर्नी के नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। यही बात कर रहा है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के प्रेजेंट में होती है। अब सिस्टर्नी की 2 फेस होती हैं, इसकी 2 साइड होती है, एक ऊपर वाली साइड, एक ये नीचे वाली साइड। जो ऊपर वाली साइड है इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। यहाँ पर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है मैच्योरिंग फेस। क्या होता है? मैच्योरिंग फेस। इधर वाली जो सरफेस है उसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिंग फेस। अब ध्यान से देखना, इसकी 2 साइड हो गई। एक तो होती है न्यूक्लियस की तरफ, एक कौन सी? ये सेल है,
ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया। एक फेस होती है इस न्यूक्लियस की तरफ और एक कहाँ पर होती है, मेम्ब्रेन की तरफ। ये न्यूक्लियस हो गया, एक सिस्टर्नी हो टूवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होती है वो होती है सिस फेस, वो कुछ इस प्रकार होगी। और एक फेस तो ये हो गई, एक फेस हो गई ये, तो ये हो गई मेम्ब्रेन की तरफ। इस फेस को, जो मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेस। और जो न्यूक्लियस की तरफ जो इसके साइड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस फेस। इसको क्या बोल देंगे, सिस फेस बोल देंगे। सिस फेस का इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिंग फेस। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिंग फेस। ट्रांसफेस का दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिंग फेस। दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिंग फेस। ठीक है। टूवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। टूवर्ड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। द सिस एंड ट्रांसफेस आर इंटायरली डिफरेंट। ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट इनर कनेक्टेड। ये क्या रहती है, कनेक्ट रहती है एक दूसरे से। ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो डायग्राम ध्यान से। ये है, ये एक क्या है, सिस्टर्नी, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ये तीसरी सिस्टर्नी है। समझ में आ गई बात। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स है, ये इस तरीके से ट्यूब्यूल्स निकली हुई रहती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है वेसिकल्स। ये क्या है, वेसिकल्स। अब होता क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे एक एम्प्टी वेसिकल्स, यानी कि खाली वेसिकल्स, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो सब एक वेसिकल्स होती है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली रहती है, वो रिलीज करता है। कौन करता है, ध्यान से समझना इस बात को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब आप देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, एक छोटी सी मैकेनिज्म है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, ये है सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस मान लो, और ये है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये आ गई क्या, सिस्टर्नी। ये क्या आ गई, सिस्टर्नी। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रिलीज करती है वेसिकल्स, खाली वेसिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल बोलते हैं। ध्यान से समझना, ट्रांजिशन वेसिकल। ठीक है। अब ये ट्रांजिशन वेसिकल क्या करेगी, इस सिस्टर्नी के अंदर जाएगी, फिर ये आगे जाएगी इस सिस्टर्नी के अंदर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये जब अंदर प्रवेश करती है, जब इंटर करती है, तब ये क्या होती है, एम्प्टी होती है, यानी कि खाली होती है। लेकिन जब ये बाहर निकलती है तो इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, केमिकल्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, केमिकल्स भरे रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका हम समझाना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस साइड से ये वेसिकल्स इंटर करती है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और जिस साइड से ये मैच्योर होकर बाहर निकलती है उसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। समझ में आ गई बात, ये इतनी बात समझ में आ गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई मैकेनिज्म। ये चीज़ समझ में आ गई अब आपको कि ये जो वेसिकल्स है ये यहाँ से इंटर करेगी, फिर इस वेसिकल से यहाँ पे जाएगी, इस सिस्टर्नी से इस सिस्टर्नी में, इस सिस्टर्नी से इस सिस्टर्नी में, और ये आगे रिलीज हो जाएगी। तो जहाँ से रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज वेसिकल्स बोलेंगे। उस वेसिकल को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज वेसिकल्स। जिस जहाँ से इंटर करेगी उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस, सिस फेस। जहाँ से रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। ये समझ में आ गया। इसके दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल्स, वो भी पढ़ते हैं। तो गोल्जी बॉडी का दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है और इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, यानी कि सिस्टर्नी से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है वेसिकल। वेसिकल्स दो तरीके की हो सकती हैं। एक वो वेसिकल जो सिस फेस के थ्रू इंटर कर रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और दूसरी वो वेसिकल जो ट्रांस फेस के थ्रू सीक्रेट हो रही है आउटसाइड द सेल। दो तरीके की वेसिकल हो गई। जो वेसिकल इंटर कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल, इंटर फ्रॉम सिस साइड। सिस साइड से क्या कर रही है, इंटर कर रही है। मैच्योर वेसिकल,
ये जो रिलीज हो रही है ट्रांसफेज से आउटसाइड द सेल या तो या सेल के अंदर कहीं भी रिलीज हो रही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग वेसिकल्स बोलेंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शंस होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको पैक करो, ठीक है, और उसको या तो आउटसाइड द सेल ड्रॉप कर दो या क्या करो, सेल के अंदर कहीं अगर टारगेट है तो उस टारगेट तक पहुंचा दो। ये गोल्जी बॉडी का क्या होता है, काम होता है। तो देखते हैं यहाँ पे यह फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सीक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का क्या करना, सीक्रीशन करना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो गोल्जी रिसीव द वेसिकल फ्रॉम ईआर, किससे रिसीव करती है वेसिकल को, ईआर से, थ्रू द सिस फेस के थ्रू, ठीक है। दीज मटेरियल केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी। ये अब रिसीव कर लिया मैंने, ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ आपको एक बार फिर से। पिछली समझाया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये है सेल, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो क्या है, ये है ईआर, ठीक है। ये क्या है, ये है क्या आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, ईआर क्या करता है, इस तरीके की ट्रांजिशन वेसिकल जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, ईआर रिलीज करता है, ठीक है। अब ये वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के थ्रू, किसके थ्रू, सिस फेस के थ्रू इंटर करती है। अब इन वेसिकल्स में होता क्या है, ये या तो खाली होती है या इनके अंदर क्या होता है, कुछ मान लो प्रोटीन हो सकता है लिपिड हो, जो काम की चीज़ें नहीं है वो होती हैं। अब ये सिस फेस के थ्रू इंटर कर गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, केमिकल क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है और ग्लाइकोसाइडेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का होता है तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से समझना चीज़ों को, और आगे लिखा हुआ भी, इसमें लिखा हुआ भी है नोट्स में, ठीक है। लिपिड का अगर ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन होता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड बनता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो वेसिकल इंटर की थी इसका केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया, केमिकल चेंजेस हो गए। अब ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। या तो ये सेल के अंदर रिलीज होती है या ये क्या होती है, सेल के बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द चीफ फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी इज सीक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का क्या करना, सीक्रीशन करना। अब ध्यान से देखो, गोल्जी रिसीव द वेसिकल्स फ्रॉम ईआर। गोल्जी रिसीव करता है वेसिकल्स को फ्रॉम द ईआर थ्रू द सिस फेस के थ्रू। दीज मटेरियल केमिकली मॉडिफाइड बाई गोल्जी बॉडी। अब ये जो मटेरियल रिसीव किया ये क्या होगा, केमिकली मॉडिफाइड होगा। किसके थ्रू, कौन करेगा केमिकली मॉडिफाइड, गोल्जी बॉडी। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन का हमने लिया है। अगर ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का होता है, यानी कि अगर इनके अंदर प्रोटीन भरी थी तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। अगर ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन लिपिड का होता है तो हमको क्या मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड मिलेगा बाद में, ठीक है। आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल आर पैक्ड इन वेसिकल्स। मॉडिफिकेशन के बाद मटेरियल किस में पैक किया जाता है, वेसिकल में, और पिंच्ड फ्रॉम ट्रांसफेस। और यहाँ पर क्या, ट्रांसफेस के द्वारा क्या किया जाता है, पिंच्ड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। एंड डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल, या तो सेल के बाहर डिस्चार्ज किया जाएगा या सेल के अंदर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर to be sent outside the cell move through the Golgi body. So Golgi body is termed as director of macromolecule traffic in cell. यहाँ पे क्या, ये लाइन आपको ध्यान में रखो कि क्या है कि ऑल मैक्रोमोलिक्यूल, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो क्या किए गए हैं, सेल के बाहर भेजे गए हैं, कि कौन भेज रहा है, गोल्जी बॉडी भेज रहा है। तो गोल्जी बॉडी को इस कारण से क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। डायरेक्टर ऑफ क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल,
ठीक है। और इसका नाम जो होता है वो मिडल मैन ऑफ सेल होता है, इसका नाम क्या होता है, मिडल मैन ऑफ सेल। अब नोट लिखा है द गोल्जी apparatus principally perform the functions of packaging of material, ठीक है। these packed material secreted either to the intracellular target, यानी कि सेल के अंदर कहीं टारगेट है तो वहाँ पे, या secreted outside the cell, या सेल के बाहर कहीं। material to be packed in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of Golgi apparatus, यह बात हमने बहुत पढ़ ली है यहाँ पे। एंड मूव टूवर्ड द मैच्योरिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus remains in close association with ER। अब AR का क्वेश्चन आ जाता है, एसर्शन और रीजन का। इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है कि गोल्जी apparatus शो द क्लोज एसोसिएशन विद ER, तो नीचे रीजन लिखा रहता है, बिकॉज ये रीजन लिखा रहेगा, या फिर हो सकता है कुछ और लिखा रहेगा, तो आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद में एक 2-4 फंक्शंस हो रहा है वो और पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अभी 1-2 इसके फंक्शंस और हैं गोल्जी apparatus के, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ER आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus, यानी कि ER के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है साहब। वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये भी ठीक है साहब। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये मॉडिफाइड कहाँ होता है, सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus की सिस्टर्नी में, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेज के रिलीज होने से पहले। गोल्जी apparatus is the important site of glycoprotein and glycolipid synthesis. Site of glycoprotein and glycolipid synthesis. गोल्जी apparatus जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, हमने बात की थी कि प्रोटीन जो होता है वेसिकल के अंदर ER से रिलीज होता है, और ये क्या करता है, गोल्जी apparatus को सिस फेज के थ्रू क्या कर देता है, इंटर कर देता है। और जब वहाँ पर क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। केमिकल मॉडिफिकेशन अगर प्रोटीन का होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, अगर लिपिड का होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट काम है जो गोल्जी apparatus करता है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इट इज़ कलेक्टिवली फंक्शंस ऑफ ER एंड गोल्जी बॉडी। ये वैसे तो ER और गोल्जी बॉडी का क्या होता है, कलेक्टिवली फंक्शंस होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल जो होती है सेल के बाहर, उसका जो मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। उसका सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, गोल्जी apparatus हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, देखो ये क्या है, स्पर्म है। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, एंजाइम वगैरह फिल रहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है उसके आगे जो एक्रोसोम लगा रहता है उसके अंदर एंजाइम वगैरह फिल करना, या उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, गोल्जी apparatus करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का फॉर्मेशन। यहाँ पर गोल्जी apparatus खत्म होता है। इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का पूरा एक बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, नोट्स भी बनाए जाएंगे। थैंक यू।